जय श्री बालाजी। मैं हूं आपकी डाइटिशियन एंड काउंसलर पूजा बंसल। आज फिर आपको मेरे न्यू पॉडकास्ट में एक डॉक्टर से, एक हस्ती से मैं मिलवाना चाहूँगी जो सिरसा में बहुत कम समय में अपना नाम बना चुके हैं। अपनी नेम एंड फेम से ही वो जाने जाते हैं। तो उन डॉक्टर साहब के अगर हम बात करें कि सिरसा में उन्हें कितना टाइम हो गया है, तो सिरसा में तो उन्हें लगभग 4 साल हो गए हैं। उससे पहले वो जयपुर दुर्लभ जी हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे चुके हैं और उनका नाम है डॉक्टर विश्वदीप जैन। आइए उन्हीं से जानते हैं उनके बारे में, बाकी बहुत ज़्यादा अच्छे से वो खुद बताएंगे। हाँ जी डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। थैंक यू मैम फॉर इनवाइटिंग मी। First of all, I would like to say कि this is a very good initiative that you have taken. Thank you. जैसे हमारी कल भी बात हो रही थी कि डाइट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन मैनेजिंग लाइफस्टाइल डिजीजेस। अगर हम इसको एग्जांपल लें तो जैसे कि एक बाइसाइकिल होती है जी, उसके अगर 2 व्हील्स हैं, 1 व्हील इज डाइट एंड 1 व्हील इज मेडिकेशन। सो अगर आप सिर्फ डाइट करेंगे तो भी आपकी डिजीज प्रॉपरली ऑप्टिमाइज नहीं हो पाएगी और अगर आप सिर्फ और सिर्फ मेडिसिन लेंगे और डाइट नहीं करेंगे तो भी आपकी डिजीज मॉडिफाई नहीं होगी। सो ये दोनों को कोलैबोरेट करना होगा, दोनों को मर्ज करना होगा। And this is a good platform to educate people because once you are educated on a certain thing, then you won't make a mistake in that. प्रॉब्लम क्या है, लोगों के अंदर इतने सारे मिथ्स हैं, इतने सारे मिसनॉमर्स हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। कई लोगों को लगता है कि डाइट, अगर मैं दवाई ले रहा हूँ तो डाइट की जरूरत नहीं है और वो डाइट लेते हैं तो बोलते हैं मेडिसिन कब बंद होगी या आज बंद कर दें, तो ऐसा नहीं होता है। डॉक्टर साहब ने बहुत ही सरल भाषा में बताया कि दोनों चीजों को पैरेलल चलना है। एक साइकिल मान लीजिए, 2 व्हील्स मान लीजिए, बहुत ही लेमन लैंग्वेज में समझा दिया है। ये पॉडकास्ट हम इतनी लेमन लैंग्वेज में डॉक्टर साहब इसीलिए कर रहे हैं कि हर पर्सन उसे बहुत अच्छे से समझे, हर पर्सन को समझ में आए, और ये अवेयरनेस के लिए, टोटली अवेयरनेस के लिए। तो आज जैसे कि हमारा टॉपिक ही लाइफस्टाइल के ऊपर है कि लाइफस्टाइल डिजीज क्या होते हैं और हमारा जो गड़बड़ चलता है, हम लोग कब उठ रहे हैं, कब सो रहे हैं, कब खा रहे हैं, वो सारी चीजें आज हम डिस्कस करेंगे। उनकी वजह से क्या क्या दिक्कतें आती है। तो आपके हिसाब से लाइफस्टाइल जब हमारा गड़बड़ होता है तो सबसे पहले क्या प्रॉब्लम फेस करता है पर्सन? सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि ये जो डिजीजेज हैं जिसकी आज हम बात करते हैं, जो लाइफस्टाइल डिजीजेज में बेसिकली क्या होता है, शुगर, बीपी, थायराइड जी, ठीक है, मोटापा एंड ओएसए, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। जैसे कि जो ज्यादातर लोग हम देखते हैं जो वजन में थोड़े से हैवी होते हैं, वो कहीं पर भी बैठे बैठे सो जाते हैं या फिर बहुत ज्यादा खराटे लेते हैं। ये सारे के सारे जो पार्ट है ये ओबेसिटी के कारण है, यानी मोटापे के कारण है। बाकी लोगों को लगता है कि मोटा आदमी है तो आलसी है। हाँ, नहीं, वो आलसी, जबकि वो एक डिजीज है। हाँ जी, वो एक बीमारी से ग्रस्त है और वो बीमारी की जो जड़ है वो मोटापा है और वो हुई है हमारे लाइफस्टाइल के कारण। क्योंकि अगर आज से हम 50 साल पहले, लोग बहुत बात करते हैं कि आजकल ये नई नई बीमारियां आ गई हैं, पहले तो नहीं थी, है ना। पहले 100 में से किसी एक को होती थी जी, बिल्कुल। जो डायबिटीज है, इट वाज द डिजीज ऑफ रिच, नाउ इट हैज बिकम द डिजीज ऑफ पुअर जी। आप जितने सोशियो इकोनॉमिकली बैकवर्ड एरिया से आ रहे हो, आपको उतना ज्यादा शुगर बीपी के चांसेस बढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल ऐसा हो गया कि पहले लोग जो खाते थे वो प्योर चीज खाते थे जी, बिल्कुल, घर का खाना खाते थे। अगर कभी उन्होंने कुछ मीठा खाना है या तो फिर कुछ भी, हाँ, तो घर पे ही बनता था, और अगर बनता भी था तो भी बहुत ओकेजनली, बहुत प्योरली तरीके से बनता था। गुड फैट्स होते थे, देसी घी घर का बना हुआ, या फिर वो गुड़ को यूज कर रहे हैं, तो इस तरह से चीजें बनती थी। मैं अगर मेरे बचपन की बात करूँ तो बेसन का हलवा, जो कि हाई प्रोटीन है, मैंने बहुत खाया है, मेरा फेवरेट है वो। लेकिन अब अगर हम बात करें तो इन बच्चों को पता भी नहीं है। इन बच्चों के लिए स्वीट डिश मतलब केक है या फिर इनके लिए आइसक्रीम है, इन्हें पता ही नहीं है हलवा। आप ये भी देखेंगे कि अगर आप जैसे जो पुराने जमाने में ये बनती थी चीजें, ये कभी महीने किसी सेलिब्रेशन पे बनती थी जी, बिल्कुल। नाउ बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी ये सब चीजें हमारे हैंड पे हैं, बिल्कुल, ठीक है, एंड हम इसको एज अ सेलिब्रेशन की जगह एज अ प्लेजर यूज करने लग गए कि हाँ, मन थोड़ा सा उदास हुआ या फिर कुछ अच्छा नहीं लग रहा, चलो मीठा खा लेते हैं। स्ट्रेस ईटिंग तो बहुत ज्यादा है। स्ट्रेस ईटिंग बहुत ज्यादा है, बिकम नाउ अ प्रॉपर एक साइकेट्रिक डिसऑर्डर मान लिया गया है इसे जी, है ना, स्ट्रेस ईटिंग को। तो ये लोग बहुत ज्यादा, और उसमें भी कैसा है, जैसे आपने हलवे की बात की, हलवा इज मेड फ्रॉम गुड फैट्स, गुड प्रोटीन सोर्स, ठीक है, एंड जो उसमें अगर हम गुड शुगर की जगह, रिफाइंड शुगर की जगह अगर गुड़ डाल देते हैं, देन इट बिकम्स अ हेल्दियर ऑल्टरनेटिव। वेयर एज जो मीठा आजकल खा रहे हैं
It is completely processed sugars, processed fats and everything. Totally. है ना? And उसके बाद feeling भी नहीं फैट्स लगता. में भी रिफाइंड ऑयल्स यूज हो रहे हैं और हमें पता भी नहीं कौन से ऑयल यूज हो रहे हैं. Exactly. बिल्कुल. तो अगर हम उनके रेसिपीज या इंग्रेडिएंट्स को पीछे पैकेट्स के पीछे भी देखते हैं तो पाम ऑयल है, कहीं कुछ है, तो ये सोच के कि हमारे बच्चे ये खा रहे हैं. और अलार्मिंग चीज ये है कि इन सब चीजों से पेट भी नहीं भरता. हाँ, वो थोड़ी देर बाद क्रेविंग फिर से होने लग जाती है क्योंकि सैटिस्फाई तो होती नहीं है. हाँ जी. सैटिस्फाई हमारे खाने से होती थी जब हम पहले खाते थे. सैटिस्फाई तो होती नहीं है. हमें वेट होता था कि संडे को हलवा मिलेगा. हाँ जी. तो हम प्रॉपर वेट करते थे कि संडे को मिलेगा. और अब बच्चे फोन में 2 बार क्लिक करते हैं, स्विगी जोमेटो से बाहर आइसक्रीम वाला बोलता है जी आपका ऑर्डर है. संडे को जो आपको हलवा मिलेगा उसके बाद आप खेलोगे भी. हाँ. आप 2-3 घंटे खेलोगे फ्रेंड्स के साथ. बिल्कुल खेलेंगे. आजकल तो इंस्टाग्राम आउटडोर गेम्स होते थे, अब सारे इंडोर हो गए हैं. हाँ जी, हाँ जी. अब तो बच्चे फोन में ही हैं. एक्टिविटी का. और सेम गोज विद एडल्ट्स आल्सो. पहले लोग अच्छा एक हैवी ब्रेकफास्ट करते थे, एक अच्छा हैवी ब्रेकफास्ट करके फिर पूरा दिन काम करते थे जी. एंड दैट वाज फिजिकली टैक्सिंग वर्क. मतलब वो लेबर का काम करते थे और उसके बाद जितना भी खा लीजिए आप वो पच जाएगा बिकॉज यू आर यूटिलाइजिंग इट. नाउ सबके ज्यादातर जॉब्स जो हैं वो बैठ के हो जाते हैं. हमारा कैलोरी इनटेक तो डबल हो गया पर हमारा फिजिकल एफर्ट हाफ हो गया. कैलोरी कंज्यूम तो हो ही नहीं रही है. हाँ जी, हाँ पहले जी. तो पेरेंट्स ये भी बोलते थे कि आज मेड नहीं आई है या संडे को मेड आई है तो वो नीचे का क्लीनिंग कर रही है तो आप छत वॉश कराओ. हाँ. या आंटी के साथ आप चले जाओ, पाइप आप पकड़ना, आप गाड़ी वॉश कर दो पापा की. तो ये सब चीजों में भी हमारी कैलोरी बर्न होती थी लेकिन हम लोग फन में कर लेते थे. और अब वाले बच्चे अगर एक मेड नहीं आई है तो रिप्लेस में दूसरी पहले ही रेडी होती है कि आपको वो चीजें खुद से नहीं करनी है क्योंकि हम अपनी बॉडी से कोई एफर्ट सब करा ही नहीं रहे हैं. तो डॉक्टर साहब जैसे कि हमारे पास जो अभी इन दिनों में या पहले भी जब से डाइटिशियन प्रैक्टिस में लोग आए हैं तो ओबेसिटी एक मेन कॉज है. इवन काफी सारे लोग तो डाइटिशियन को यही समझते हैं कि मोटापा कम करने के लिए हैं. तो उन लोगों को पता भी नहीं है कि हम बाकी भी डिसऑर्डर्स इनके साथ में टैकल करवा सकते हैं. तो ओबेसिटी हमारे पास मैक्सिमम क्लाइंट्स जो होते हैं वो होते हैं. तो हम तो ये मानते हैं कि लाइफस्टाइल में सबसे ज्यादा जो गड़बड़ है वो मोटापे की है. तो इसे कैसे हम डाइट के अलावा हम ना शॉर्टकट्स के पीछे बहुत पड़ गए हैं. लोगों को चाहिए कि मैं डाइटिशियन के पास चला गया या फिर मैं डॉक्टर के पास चला गया तो मैं शॉर्ट पतला हो जाऊं, मेरा काम वो कर ले. आप कैसे करोगे? आप सिर्फ एक राय दे सकते हो, आप एक सिर्फ उनको गाइड कर सकते हो. तो आप उनको गाइड करते हो तो वो क्या करते हैं कि आपका डाइट प्लान भी 14-15 दिन तो फॉलो कर लेंगे, 16वें-17वें दिन थोड़ी सी चीटिंग कर लेंगे. हाँ. फिर उसके बाद फिर से स्टार्ट कर देंगे, फिर 15वें दिन फिर थोड़ी सी चीटिंग कर लेंगे. तो कंसिस्टेंसी वो तो हमने खुद चीट मील नेम से उनको चीट मील और चीट डेज हमने खुद उनको प्रोवाइड कराए हुए हैं कि आपको ये चीजें मिलेंगी डाइट के साथ में. फिर भी वो उसके अलावा भी करते हैं. एग्जैक्टली द प्रॉब्लम इज कि हम इतना ज्यादा सराउंडेड हैं. हमारी जो लाइफस्टाइल है एक तो वो सेडेंटरी है बहुत ज्यादा और दूसरा हम इतने ज्यादा हाई प्रोसेस्ड फूड से सराउंडेड है कि हम एस्केप ही नहीं कर सकते. आप भी ये जानते हैं कि हेल्दी वेट लॉस इज अराउंड 5 kgs अ मंथ जी. अगर हम 5 kgs अ मंथ लूज करेंगे सो समवन हु इज ओवरवेट बाय 30 kgs से तो अगर उस 5 kgs पर मंथ बर्न करेगा तो अगले 6 महीने में पतला हो जाएगा. पर वो 6 महीने की कंसिस्टेंसी किसी के पास नहीं है, इतना पेशेंस किसी के पास नहीं है, इतना डेडिकेशन किसी के पास नहीं है कि 6 महीने कंसिस्टेंटली वो डाइट कर ले, उसमें एक भी दिन कुछ उल्टा सीधा ना करे. सो उसने क्या करना है कि 15 दिन के बाद कोई मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल शादी आ गई, शादी पे चले गए. शादी पे अब अगर किसी को बोलेंगे चलो अब तो शादी पे आए हैं, खुशी का मौका है, यहाँ तो खाना ही है, एक दिन में कुछ नहीं होता. हाँ, और एक दिन में आप ब्रेक करोगे. कई लोग तो दोबारा डाइट पे ही नहीं जा पाते और कई जो जाते भी हैं वो फिर कई चीजें जो इन्होंने बिल्कुल स्ट्रिक्टली रोकी होती हैं कि हाँ मैं शुगर्स नहीं खाऊंगा, वो कहते हैं उस दिन खाई थी थोड़ी सी तो ले लेते हैं. हाँ. है ना. सो ये जो चीज है ना कंसिस्टेंसी नहीं आ पाती एंड दिस लीड्स टू ओबेसिटी और वो एक साइकिल में फंस जाते हैं. सो दिस साइकिल वी हैव टू ब्रेक आउट ऑफ दिस साइकिल और इसके लिए चाहिए हमें बिहेवियरल चेंजेस कि अगर आप मोटापे को गलत समझोगे, आपको पता होगा कि ये जो मोटापा है दिस विल लीड टू डायबिटीज, दिस विल लीड टू हाइपरटेंशन यानी कि बीपी की समस्या, शुगर की समस्या, उसके बाद हमारे थायराइड डिसऑर्डर्स की समस्या, ये सब अगर इससे होने वाला है एंड अल्टीमेटली दिस विल लीड टू आगे जाके पैरालिसिस, हार्ट अटैक, न्यूरोपैथीज. यहाँ तक तो सोचते ही नहीं है. सो ये वो वाली चीज होगी कि हम किसी को देखते हैं कि घर में आमतौर पे आजकल ना किडनी के डिजीजेस बहुत होने लग गए हैं. तो किडनी डिजीजेस क्यों होते हैं? सबका जो सबसे बड़े 2 पॉजिटिव फैक्टर हैं वो हैं शुगर एंड बीपी. शुगर के कारण किडनी खराब होती है, बीपी के कारण किडनी खराब होती है. शुगर बीपी दोनों होते हैं मोटापे से.
तो अब किसी को शुगर बीपी है, आप देख रहे हैं उसको खुद को शुगर है, खुद को बीपी है, वो अपना नहीं कंट्रोल कर रहा, लेकिन बात करते हैं देखो जी उनके पेशेंट को ना डायलिसिस पे ले लिया, अब तो उसकी जिंदगी खराब है, अब तो कितने के दिन का, हाँ अब तो कितने के दिन का उनका पेशेंट डायलिसिस पे चला गया। आप भी वो पेशेंट हो सकते हैं, आपको ये चीज समझनी पड़ेगी। इसके लिए ही आपके सामने रिजल्ट है कि ये रिजल्ट इतना बुरा है, हमें इस चीज से बचना है, पर वो खुद कोई परहेज कर नहीं रहे हैं। पर आप उसको परहेज नहीं कर पा रहे हो, क्यों? क्योंकि ये जो एक्स्ट्रा स्वीट, एक्स्ट्रा सॉल्टी जो चीजें होती हैं, ये हमारे ब्रेन के ऐसे रिसेप्टर्स को, रिवॉर्ड सेंटर्स जिसे हम कहते हैं, कि जब हमारे ब्रेन के रिवॉर्ड सेंटर्स एक्टिवेट होते हैं इससे, तो हमारे को ऐसा लगता है कि हाँ एक शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस मिलती है हमें। जब कभी भी हम ये खाते हैं हमें अच्छा लगता है, कुछ भी सॉल्टी खाएंगे या कुछ भी स्वीट खाएंगे, तो वो एक रिवॉर्ड सेंटर हमारा एक्टिवेट होता है, हमारे बॉडी के अंदर डोपामिन रिलीज होता है, हमें ऐसा लगता है कि हम बहुत हैप्पी हैं। तो वो शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस के लिए ना हम लॉन्ग टर्म लॉस में जा रहे हैं। सो इसके लिए एक अच्छा, आपको आजकल क्या है कि हर चीज गूगल पे मिलती है, उसकी वजह से ही तो पेशेंट खराब हो रहे हैं, तो कि वो सोचते हैं कि हमने गूगल पे देखा था मैम, अभी जैसे हम 5 kg की बात कर रहे थे, तो गूगल पे देख के लोग 15 kg की भी डिमांड करते हैं, तो वही प्रॉब्लम कि भाई हमें तो मैम हमने देखा है, उस डाइटिशियन ने करवाया है। गूगल इज फुल ऑफ इंफॉर्मेशन, बट द प्रॉब्लम इज दैट इंफॉर्मेशन इज नॉट द की, नॉलेज इज द की। सो इन्फॉर्मेशन को नॉलेज में बदलने के लिए ना उसकी एक डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए, उसका राइट वे चाहिए। हाँ जी। वो राइट वे नहीं है, वो सेम एज के लिए, हाँ जी, सेम पर्सन के लिए वो एक चीज बता रहा है, दूसरा पर्सन भी उसी एज को और उसी वेट को डाल रहा है, वो डाइट प्लान वहां तो सेम आ रहा है, या सेम ट्रीटमेंट आ रहा है, तो लेकिन वो सेम दोनों के लिए सेम है तो नहीं, आप एवरीबॉडी इज डिफरेंट। अब लोगों को ये चीज समझनी पड़ेगी इसके अंदर कि अगर हम कहते हैं, एक बड़ा कॉमन सी सेइंग है कि यार इसका तो हड बड़ा ठीक है, ये तो 10 रोटियां भी खा जाता है, इसका तो वजन बढ़ता नहीं, मैं तो हवा भी लेती हूँ, सांस भी लेती हूँ, तो भी मेरे को चढ़ जाता है। तो आपको समझना पड़ेगा कि कई लोग ब्लेस्ड हैं विद अ गुड मेटाबॉलिज्म, ठीक है। सो इसमें अगर हम BMR की बात करें, तो बेसल मेटाबॉलिक रेट की बात करें, कई लोग हैं जो हम कुछ भी एक्टिविटी नहीं कर रहे, अगर पूरा दिन सिर्फ एक जगह पे बैठे हैं, तो सांस लेने के लिए, थोड़ा सा हाथ पैर चलाने के लिए जो हमको एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, कई लोगों को वो एनर्जी की रिक्वायरमेंट से 2000 कैलोरी की है, और कोई आदमी है जिसको जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड है कि उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट सिर्फ 1200 कैलोरी की है। तो अगर दोनों वो व्यक्ति 1800 कैलोरी खाएंगे, तो वो 2000 कैलोरी वाला व्यक्ति तो वेट लूज करेगा, वेरएज ये 1200 वाला गेन करेगा। फिर उसको लगेगा कि ये तो भाई हम सेम खाना खाते हैं, पर ये पतला है, मैं मोटा हूं, मैं तो मोटा ही रहूंगा। नहीं, आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा व्हाट इज योर BMR। उसके लिए आपको किसी एक्सपर्ट के पास जाइए, आप आइडेंटिफाई कीजिए कि हाँ इतनी कैलोरीज में मेरा चलता है जी, है ना, तो उस कैलोरीज को मैं सरपास ना करूं। एट द एंड ऑफ द डे द गेम इज ऑल अबाउट कैलोरी इनटेक एंड कैलोरी बर्न। तो अगर आपने जितना खाया है उतना आप बर्न कर रहे हो, तो नो, आप कभी मोटे नहीं होगे। हाँ, बस ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कितने की जरूरत है। लोगों को ये चीज नहीं पता होती है, वो लोग कंपेयर करते हैं कि दूसरे के साथ, आपका बॉडी अलग है, उसका अलग है, इसीलिए कस्टमाइज ट्रीटमेंट है, कस्टमाइज डाइट है, लेकिन पर्सन सोचते हैं कि ये चीजें तो कॉपी कैट हैं, हाँ जी, जिरोक्स लेते हैं उनकी एक दूसरे की। डायबिटीज के बारे में हमारे में ये कहते हैं कि डायबिटीज के लिए ट्रीटमेंट कोई भी दे देता है, सबको बेसिक 4 गोलियां पता होती हैं, कोई भी लिख के दे देता है, पर किसको कौन सी गोली देनी है, कितनी अमाउंट में देनी है, कैसे देनी है। डायबिटीज इज इजी टू ट्रीट, डिफिकल्ट टू मास्टर। ये एक शब्द है, हमारी किताबों में लिखा होता है कि डायबिटीज कोई भी ट्रीट कर सकता है, लेकिन उसको प्रॉपरली ट्रीट करना और मास्टर करना इज एन आर्ट। उसके लिए अलग अलग, मतलब कहाँ हम पहले MBBS करते थे, फिर MD आ गया, अब उसके अंदर DMD आ गया, है ना। तो ये जो चीजें हैं, ये इतना ज्यादा डीप में क्यों जा रहे हैं हम इस चीज के, क्योंकि ये चीज रिक्वायर करती है, हमने खुद बढ़ाई है, हमने बढ़ाई है तो डिमांड बढ़ गई है उनकी। हाँ जी, तो अगर प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन तो ढूंढना पड़ेगा ना। सोल्यूशन बहुत सिंपल है। हाँ, सोल्यूशन बहुत सिंपल है कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपको कितना खाना खाना है, कितने खाने की आपके शरीर को जरूरत है जी। हम जरूरत से ज्यादा इंटेक कर रहे हैं। हाइड्रेशन भी प्रॉपर चाहिए। कई बार लोग भूख लगती है, प्यास लगी होती है और वो सोचते हैं हमें भूख लगी है, exactly. और वो पानी की बजाय खाना खा लेते हैं। लेकिन एक बार जब भी हमें ऐसे लगे कि बिना टाइम के अगर भूख लग रही है, 1 गिलास पानी पी लो, तो 2 मिनट बाद हमारे ब्रेन से अलार्मिंग होती है कि आपको खाने की नीड नहीं है, प्यासी थी।
तो ये भी ओवर ईटिंग का एक रीजन बन जाता है, ये भी ओबेसिटी का रीजन है। और अगर प्यास लगी है तो पानी पियो ना, लोग कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं। कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं। तो नेक्स्ट जैसे हम हाइपरटेंशन की बात कर रहे थे कि अभी बहुत ज्यादा हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम्स बढ़ने लग गई है, उस वजह से किडनी फेल्योर भी होने लगे हैं, तो उसको कैसे डील करें? हाइपरटेंशन अगेन सेम गोज फॉर हाइपरटेंशन, सेम गोज फॉर डायबिटीज। मैं सभी हाइपरटेंशन के कॉजेज की बात नहीं कर रहा हूँ, बट जो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन 90% ऑफ लोगों में जो डायबिटीज होती है या फिर जो हाइपरटेंशन होती है, उनका सबसे बड़ा कॉज है ओबेसिटी। सो व्हाट ओबेसिटी डज इज कि ओबेसिटी के कारण क्या होता है कि आपका जो वेस्कुलर स्ट्रेंथ होती है, सो आप इसको ऐसे समझिए कि अगर हार्ट एक पंपिंग मशीन है, पंपिंग मशीन है और उसके आगे पानी सप्लाई करना है। सो अगर एक अच्छी मोटी नस है तो उसमें उसको पानी सप्लाई करने के लिए ज्यादा प्रेशर नहीं लगाना पड़ेगा, इजी हो गया। वेयर अगर आपकी नस बारीक हो गई है या फिर रिजिड हो गई है, तो पाइप का एग्जांपल लीजिए कि अगर आप एक वाटर होस से ऊपर पैर रख दिया तो अगर आप वाटर होस से पानी दे रहे हैं तो वो नॉर्मल प्रेशर पे गिर रहा है, पर जैसे आप उसको हल्का सा दबा देंगे तो प्रेशर तेज हो जाएगा। तो आपकी बेसिकली जो नसें हैं ना, वो नसें हल्की हल्की ना टाइट होनी शुरू हो जाती हैं, तो उसके अंदर ब्लड सप्लाई करने के लिए हार्ट को ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है। तो जो मेडिकेशन होती है, वो मेडिकेशन भी इसी चीज पे फोकस्ड होती है कि आपकी जो नसें हैं वो दोबारा से डायलेट हो जाए, सो दैट हार्ट कम प्रेशर में कर ले। अब इसको क्यों करना है? ये हमें कोई शौक तो नहीं है कि नस को खोलना है, हमें इसको इसलिए करना है क्योंकि अगर हम इसको अर्ली चेक नहीं करेंगे तो हार्ट भी एट द एंड ऑफ द डे एक मसल है, वो बार बार काम करेगा, एक्स्ट्रा पंपिंग करेगा, ज्यादा जोर लगाएगा तो उसका साइज बड़ा हो जाएगा और एट द एंड इट विल लीड टू लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी एंड अल्टीमेटली कार्डियक फेलियर। जी। तो किसी भी चीज से आप एक्स्ट्रा काम कराओगे उस चीज ने अल्टीमेटली फेल हो जाना है। सो और वो क्यों हो रही है टाइट? क्योंकि हमारा सॉल्ट इंटेक इतना ज्यादा है, सॉल्ट इंटेक के कारण नसें टाइट हो जा रही हैं, या फिर ओबेसिटी के कारण वैसे ही टाइट हो जाती हैं। बाकी हाँ, जो कई ओल्ड एज होती है, ओल्ड एज में इट इज वेरी कॉमन कि वो उम्र के साथ साथ तो नसों ने टाइट होना ही है, चीजें होती हैं। लेकिन अभी जो कह रहे हैं कि यंग एज में हार्ट अटैक आ रहे हैं, यंग एज में ये चीजें हो रही है, जिम जो जाते हैं मोस्टली जो कॉज है वो जिम को मानते हैं। नहीं, ये तो सबसे बड़ा मिसनोमर है मैम। एक्चुअली क्या होता है कि जब जो हाइपरटेंसिव पेशेंट्स हैं वो अपने आप को हाइपरटेंसिव नहीं मानते। सो मैंने देखा है बहुत सारे जो जिम गोअर्स होते हैं या फिर कोई भी आम पॉपुलेशन में भी 160/90 का बीपी ज्यादा है, पर वो कहते हैं ये तो हमारा नॉर्मल रहता है, ये हमारा रहता ही है। अगर आपका नॉर्मली रहता है तो आपका हाई ही रहता है ना। हाँ जी, तो पर उसको ट्रीट करना नहीं चाहते हैं, वो उसको ट्रीट करना नहीं चाहते हैं। तो अगर कोई आदमी जिसकी पल्स रेट 70 पे रहती है और उसका बीपी 120/80 रहता है, वो हैवी स्ट्रेनस एक्सरसाइज कर रहा है जी, तो उसको कुछ नहीं होगा, तो उसको कुछ भी नहीं होगा, वो अपनी बॉडी को पुश कर सकता है। पर किसी का अगर बेसिक बीपी 160/90 रह रहा है, उसकी पल्स 120-130 रह रही है और वो अपनी बॉडी को पुश करेगा, तो वो 130 की पल्स कब 200 पहुंच जाएगी उसको पता भी नहीं चलेगा, वो 160 का बीपी कब 200 पहुंच जाएगा पता भी नहीं चलेगा। तो before pushing your body you should know what are the limits of your body. So ultimately knowing yourself is very important कि आप कितनी कैलोरीज आपको खानी चाहिए, आपका बीएमआर क्या है, आप कोई डिजीज से तो नहीं सफर कर रहे हो कि आपको पता ही ना हो कि आपको शायद शुगर की शुरुआत होगी, प्री डायबिटिक हो आप, या फिर आप हाइपरटेंसिव हो लेकिन आप उसको इग्नोर कर रहे हो। वो एग्जांपल देखते हैं ना अपन की, अगर कौवा अपनी आँख बंद कर लेगा तो बिल्ली तो नहीं भागेगी ना, आप इग्नोर कर दोगे उस चीज को, पर अल्टीमेटली तो वो आपके साथ। हाँ, तो अल्टीमेटली एवरीवन शुड गो फॉर अ कंप्लीट बॉडी चेकअप once a year and after the age of 45 every 6 months। हाइपरटेंशन वाले पेशेंट्स को हम डाइट में जैसे कि लो सोडियम डाइट देते हैं, हम उन्हें हाई पोटेशियम देते हैं, पोटेशियम रिच चीजों को हम खाने को बोलते हैं, बनाना लो, गुआवा लो, टमाटोज लो। आप अपनी डाइट में इन चीजों को बढ़ाओ, इनटेक को इनको बढ़ाओ आप, ताकि आप सॉल्ट को कम लोगे, आपकी बॉडी डिमांड ही कम करेगी। सॉल्ट का तो मैम ये है कि 5 ग्राम पर डे की लिमिट होती है सॉल्ट जी बिल्कुल, ठीक है। इंडियन सिनेरियो में हम इसको ना 5 से थोड़ा सा लीनिएंट कर देते हैं, क्योंकि ना हमारे यहाँ पे गर्मी होती है तो स्वेट में निकल जाता है थोड़ा सा सोडियम, तो हम 6 ग्राम 7 ग्राम तक की लिमिट ले लें। वो एक समोसे में 4 ग्राम होता है। तो सॉल्ट इंटेक, बर्गर की बात करें तो वो तो लिमिट क्रॉस एक में हर चीज में ही ज्यादा है। तो अल्टीमेटली ये है कि अगेन लाइफस्टाइल चॉइसेस जो हमारी हैं, तो लाइफस्टाइल चॉइसेस में हम बात कर रहे थे ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया की, लोगों का नींद बहुत डिस्टर्ब रहता है। हाँ जी। तो ये जो स्नोरिंग है या बैठे बैठे सो जाना, तो ये इसके लिए हम क्या, इसके लिए अल्टीमेटली अगेन वही चीज है, ओबेसिटी कम करनी है जी। क्या होता है कि जब हम मोटापा जब होता है तो आप ये समझ लीजिए कि हमारी बॉडी अगर है
तो इसके अंदर यहाँ पर हमारी फेफड़े हैं, जो हमारे फेफड़ों का यानी लंग्स का जो हमारा काम है, पंपिंग है, वो काम है कि बाहर से हवा लेनी है, उसमें से जो अच्छी हवा है यानी ऑक्सीजन वो तो हमारे टिश्यूज में दे देनी है, और जो गंदी हवा है कार्बन डाइऑक्साइड इसको बाहर निकाल देना है। इस लंग और इस पेट के बीच में एक झिल्ली है जिसे हम डायफ्राम कहते हैं जी। सो अल्टीमेटली जब आप बहुत ज्यादा ओबीज हो जाते हैं या फिर आपका पेट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो क्या होता है कि जब आप लेटते हैं तो लेटते टाइम क्या होता है कि ये पेट पुश करता है उस झिल्ली को, डायफ्राम को पुश करता है। तो अल्टीमेटली अगर आपका 100% लंग वर्किंग है, उसका 20% हिस्सा कंप्रेस हो जाता है वो डायफ्राम के कारण, आपके इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर के कारण। सो दैट लीड्स टू स्नोरिंग। सो स्नोरिंग इज अ क्राई ऑफ योर बॉडी कि कुछ गलत है, कुछ गलत है, इट्स अ क्राई। उसको हम सुनते नहीं है, हम आराम से अपना सोते हैं, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, हाँ, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, 5 साल 6 साल 10 साल के बाद वो जो हिस्सा है वो बिल्कुल ही काम करना बंद कर देता है। तो आपके लंग की एफिशिएंसी कम हो जाती है। लंग की एफिशिएंसी कम होती है तो क्या होता है कि बॉडी में से जो ऑक्सीजन है वो अंदर कम जा रही है और कार्बन डाइऑक्साइड कम निकल रही है बाहर। तो बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एक गलत गैस है वो रिटेन होना शुरू हो जाती है। तो इस ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड के कारण हमारा ब्रेन ड्राउजी फील करता है और हम कहीं पर भी बैठे बैठे सो जाते हैं। तो उसका रीजन ये है अल्टीमेटली, और सारी की सारी जितनी भी ये बीमारियां उनकी जड़ तो ये ओबेसिटी है, और इस ओबेसिटी को खराब किया है हमारे इस मॉडर्न लाइफस्टाइल ने, विच इज वेरी फास्ट पेस्ड। कोई रुक के सोच नहीं रहा है, सब बस भाग रहे हैं। और अगर मैं डाइट की बात करूं तो हम इसमें उनको हाई मैग्नीशियम चीजें देते हैं कि आपकी नींद प्रॉपर आए। कि लोग बोलते हैं काजू मत खाओ, पर मैं उसमें काजू खाने को बोलती हूँ ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के पेशेंट्स को कि आप सीड्स लो, पंपकिन सीड्स लो, सनफ्लावर सीड्स लो, आप कैश्यूज लो, आप इस तरह की चीजों को अपनी डाइट में बढ़ाओ, हाइड्रेशन को प्रॉपर रखो, इवन आप अपना एक्सरसाइज का एक रूटीन बनाओ उठने का और सोने का, क्योंकि आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक जो है वो आपकी बॉडी को डील कर रही है। Sleep is very important. हाँ, आप फोन का एक अपना वाईफाई बंद करना याद रखें। आप फोन को नेट को ऑन रखेंगे तो आपको याद ही नहीं रहेगा कब सोना है कब उठना है। आप एक टाइमिंग सेट करें कि कब सोना है कब उठना है। ये चीजें अगर हम थोड़ी सी रूटीन में बना लें तो हमारी बॉडी अपने इस क्लॉक के साथ मैच हो जाती है। हमारी बॉडी का क्लॉक जो है वो बाहर वाली क्लॉक के साथ जब मैच हो जाए तो किसी को स्लीप का डिसऑर्डर नहीं होता। सर्कैडियन रिदम तो आपकी तभी सेट होगी जब आपका एक प्रॉपर टाइम फिक्स होगा कि हाँ इस टाइम सोना है, इस टाइम उठना है। एक अल्टीमेटली अगर एक शब्द में अपन समराइज करें इस चीज को तो डिसिप्लिन इज वेरी मच नीडेड। डिसिप्लिन इन योर फूड, डिसिप्लिन इन योर स्लीप, डिसिप्लिन इन योर वर्कआउट्स। तो अगर आप डिसिप्लिन रहेंगे तो ये लाइफस्टाइल डिजीजेस तो अवॉइडेबल हैं। हाँ, लोग ये बड़ा कहते हैं कि इनकी दवाई मत लो, अगर एक बारी दवाई लग गई तो हमेशा लेनी पड़ेगी। इसमें आपको ये समझना पड़ेगा दवाई हमेशा इसलिए लेनी पड़ेगी क्योंकि ये बीमारी हमेशा की है, हमेशा के तो लिए ये हमेशा की बीमारी को हम टाल सकते हैं वेरी इजीली बाय मॉडिफाइंग आवर लाइफस्टाइल। बट पहले जैसे हम बाकी प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हैं कि पहले ये नहीं होते थे, अब ये क्यों होने लगे। एक बीमारी ऐसी है हमारे लाइफस्टाइल में जो पहले होती थी और अब भी होती है। जैसे कि हमारा पहले क्या था, आयोडीन कम होने की वजह से गोइटर, थायराइड पहले भी होता था और अब भी होता है। अब हाइपोथायराइडिज्म है, या अब हम आपसे पूछेंगे और क्या क्या इसमें एनहांसमेंट हो गई है बीमारी में। तो ये अब तो आयोडीन भी हमें फोर्टिफाइड सॉल्ट है मिलता है, लेकिन ये बीमारी अभी हमारा पीछा नहीं छोड़ रही है। लोग खाली पेट सुबह ही वो पिल से स्टार्ट होते हैं। सो थायराइड के बारे में ये है मैम कि थायराइड जो पहले होता था ना, लोगों का इतना बड़ा बड़ा गोइटर हो जाता था। तो जो गोइटर था दैट वाज बिकॉज ऑफ आयोडीन डेफिशिएंसी। गवर्नमेंट टुक अ गुड स्टेप, उन्होंने हमारा सॉल्ट ही आयोडीन से फोर्टिफाई कर दिया। तो उसके बाद आजकल अगर आप देखेंगे ना पॉपुलेशन को, तो अगर 100 लोग हैं जो थायराइड के शिकार हैं, उसमें से आयोडीन डेफिशिएंसी थायराइड तो मेरे ख्याल से एक को भी नहीं होगा आज के टाइम पे, क्योंकि आयोडीन हमको इनफ मिल रहा है जी। लेकिन प्रॉब्लम ये हो रहा है कि अभी थायराइड के दूसरे डिसऑर्डर्स आ गए हैं कि जैसे ऑटो इम्यून थायराइडाइटिस, ये सबसे कॉमन है। ऑटो इम्यून में क्या होता है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स आर दोज डिसऑर्डर्स जिसमें अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपको कोई इन्फेक्शन हुई, आपकी बॉडी ने उस इन्फेक्शन को फाइट करने के लिए एंटीबॉडीज बनाए, तो वो इन्फेक्शन तो फाइट ऑफ होके चली गई, बट वो एंटीबॉडी जोन से है ना, उसको ये लगने लग गया कि आपका थायराइड जोन से है ना, ये वो इन्फेक्शन है और वो आपके थायराइड को काटना शुरू कर रहा है। आपकी बॉडी ही आपकी बॉडी को खराब कर रही है। सो दीज आर नोन एज ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स। तो ऑटो इम्यून थायराइडाइटिस आजकल बहुत ज्यादा हो गई है। एंड दिस ऑटो इम्यून थायराइडाइटिस के एग्जैक्ट जो कॉजेज हैं वो हम पिन पॉइंट नहीं कर सकते, बट समहाउ आई फील इट इज रिलेटेड टू द एनवायरमेंट। जितने पॉल्यूटेड एनवायरमेंट में हम रह रहे हैं, जिस हिसाब का हमारी हवा है, तो इसमें ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, कैंसर्स, ये जो चीजें हैं, इन सब चीजों के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। अगेन
ये सब कुछ अगर हम फॉर एग्जांपल एक सिंपल सा चेंज कर लें, हम अपने वर्क सिरसा छोटा सा, सबका घर अपने घर से 2-2.5 किलोमीटर दूर होगा, एक घर में 4 गाड़ियां हैं, हम पोल्यूशन कर रहे हैं, हम सारे के सारे लोग अपनी अपनी गाड़ी में जा रहे हैं। हम एक अच्छी सी हेल्दी सी हैबिट बना लेंगे, हम अपने घर से जो हॉस्पिटल है या फिर अपने घर से अपनी वर्क प्लेस पे साइकिल पे जाएंगे, हमारी ट्रैफिक की समस्या सोल्व हो जाएगी। पोल्यूशन हम कम कर देंगे, एटलीस्ट 20-30% का तो हम उसको कम करेंगे, काफी कम कर देंगे। सो ये अल्टीमेटली बात वो है कि एक कॉन्शियसनेस होना कि हम सबको चाहिए कि सब कुछ बढ़िया हो, पर एफर्ट हम में से कोई भी नहीं करेगा। जी बिल्कुल, है ना। सो इसमें एक मिथ ये भी रहता है कि क्रूसीफेरस वेजेस बिल्कुल नहीं खानी, तो रॉ फॉर्म में हम जब पेशेंट को बताते हैं कि रॉ फॉर्म में आप मत खाओ, लेकिन अगर आप उसे कुक करके खा रहे हैं तो मॉडरेशन में आप उसे ले सकते हैं, और आपका TSH लेवल उस टाइम पे क्या चल रहा है, आपकी मेडिकेशन आपको कितना वर्क कर रही है, तो पेशेंट को हम वो चीजें नोट डाउन करके देते हैं कि आपको ये बिल्कुल बंद नहीं करनी है। क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स के साथ में मैम ये है कि क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स आर ग्वाइट्रोजन्स, वो ग्वाइट्रोजन्स हैं, और ग्वाइट्रोजन्स आपको ग्वाइटर करेंगे जब पेशेंट को ग्वाइटर ही नहीं है। अगर तो आपको अगर आपको ऑटो इम्यून थायराइडाइटिस है तो फिर ऑटो इम्यून अगर थायराइडाइटिस है तो उसके अंदर क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स कुछ नहीं करने वाले। दूसरे ने तो बताया था कि ब्रोकली, कॉलीफ्लावर, कैबेज आप बंद कर दो, आपने मुझे लिख के दिया है ब्रोकली सूप, तो मुझे लेना है कि नहीं लेना है, ये एक डाउट हो जाता है। तब उन्हें हमें पूरा कंसेप्ट समझाना पड़ता है कि क्यों दे रहे हैं आपको। सो ये ना हर बीमारी के साथ ये दिक्कत है कि अगर मेरे पास पेशेंट्स आते हैं ना, चाहे वो पेशेंट थायराइड का, उसको थायराइड है लेकिन उसको पता नहीं है क्यों है, कॉज ऑफ थायराइड किसी ने ढूंढने की कोशिश नहीं की है। अगर डायबिटीज है तो क्यों है, क्या ये टाइप 1 है, टाइप 2 है, या फिर लाडा है, या फिर ये मोनोजेनिक डायबिटीज है, किसी ने कॉज ढूंढने की ट्राई नहीं की है। अगर ये हाइपरटेंशन है, हाइपरटेंशन किस तरह की हाइपरटेंशन है, क्या ये एसेंशियल हाइपरटेंशन है, क्या ये सेकेंडरी हाइपरटेंशन है, या किसी को कुछ और मेडिकल कंडीशन है जिसके कारण ये हाइपरटेंशन हो रही है। सो सब ट्रीटमेंट कर रहे हैं, ठीक है। हाइपरटेंशन आ गया, आपको टैबलेट लिख दी, कोई भी टेलवॉस लिख दी, कॉमन टैबलेट, तो आपको वो लेनी है। हाँ जी, बट ये कोई आइडेंटिफाई करने की कोशिश नहीं कर रहा कि मेरे को ये चीज क्यों है, क्या है। सो अल्टीमेटली बात वही है कि एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कोई मरीज को कोई बीमारी है, पेशेंट खुद भी अवेयर नहीं है, और डॉक्टर समझाते हैं तो समझने को तैयार नहीं है। प्रॉब्लम क्या है, कई लोग 50-50 हमारा स्प्लिट चलता है। 50% पीपल डोंट केयर एट ऑल, ठीक है। 50% पीपल इज लाइक चलो ले ली दवाई, ठीक है। 50% पीपल केयर अ लॉट, जो केयर अ लॉट करते हैं ना वो फिर गूगल से बढ़ते हैं, एंड गूगल से फिर इंफॉर्मेशन मिलती है, और वो इन्फॉर्मेशन जो सी होती है वो हाफ नॉलेज बन जाती है, विच इज मोर डेंजरस देन नो नॉलेज। तो वो वाले 50% जो केयर नहीं करते वो फिर भी ठीक रह जाते हैं। जो हम गूगल पर पे मिसलीड हो जाते हैं ना, तो उसमें बड़ी दिक्कत होती है। तो इसके लिए तो आपको यही चाहिए कि आप एक प्रॉपर डॉक्टर के पास जाइए, उनसे समझिए कि आपकी बीमारी क्या है, वो जो समझाएं उस चीज को पढ़िए, उस चीज के बारे में डीप नॉलेज लीजिए। मोस्ट कॉमनली क्या होता है कि थायराइड के जो पेशेंट हमारे पास आते हैं तो वो बोलते हैं कि मैम अपने डाइट स्टार्ट की है, तो अब हमने यूट्यूब पे भी देखा था कि धनिया पानी, आपने भी लिखा है यूट्यूब पे भी था कि धनिया पानी लेते हो तो आपका थायराइड कंट्रोल हो जाता है। तो अब हमें ये थायरोक्सिन जो हमें पिल दी है, अब हम इसको बंद कर दें। तो जो आपका हार्मोन जो आपको आर्टिफिशियल दिया जा रहा है बाहर से, वो आपकी बॉडी जनरेट नहीं कर रही या कम कर रही है। इसी वजह से डॉक्टर ने आपको वो एक बहुत ही सिंपल सोल्यूशन दिया है, जो आपको एम्प्टी स्टमक लेना है। 40 मिनट आपको एक गैप बता दिया मील के साथ कि आप 40 मिनट कुछ भी ना लें, ताकि वो हार्मोन अपनी जगह पे जाके सेटल हो जाए। लेकिन आप बोल रहे हो कि मैं लूं ही ना, तो अगर मैंने धनिया पानी दे दिया, मैंने आपको हार्मोन नहीं दिया, आपने सिर्फ सो इसमें इनको लोगों को ये लगता है कि हमें ये बीमारी जड़ से खत्म करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम भी थायराइड को ट्रीट नहीं करते हैं, हम लोग थायराइड को मैनेज करते हैं। हम डायबिटीज को ट्रीट नहीं करते हैं, मैनेज करते हैं। हम ये सारी चीजों को मैनेज कर रहे हैं। थायराइड में क्या हो रहा है कि आपकी बॉडी हाइपोथायराइडिज्म स्पेसिफिकली अगर हम उसकी बात कर रहे हैं तो हाइपोथायराइडिज्म में आपकी बॉडी को अगर मान लीजिए 200 थायराइड हार्मोन की जरूरत है, लेकिन आपकी बॉडी 150 बना रही है, तो हम 50 ऊपर से दे रहे हैं ताकि आपकी बॉडी की 200 की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए। तो हमने कहीं पर भी थायराइड को ट्रीट तो किया ही नहीं, हमने तो सिर्फ कमी पूरी की है। और
आगे बीमारी ना बढ़े उसके लिए जो आपकी डाइट है उससे वो थायराइड हेल्थ को प्रमोट करेगी। कंट्रोल रहता है। हाँ जी, वो थायराइड हेल्थ बॉडी आपकी स्मूथ चलती है, आपकी लाइफ स्मूथ हो जाती है। तो मैंने बोलती हूँ कि ये जो टैबलेट दी है, अगर आपकी बॉडी को जरूरत नहीं है तो ये बॉडी में जाके स्टोर नहीं होगी। हाँ जी, ये एक्सक्रीट हो जाएगी, बॉडी से बाहर निकल जाती है, ये अंदर रहती नहीं है। आप नहीं लोगे तो आपको नुकसान है, लेने का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, आप लो इसे। हम दवाइयां बंद करना चाह रहे हैं, बीमारियां नहीं जी। हमें दवाइयों से प्रॉब्लम है, बीमारियों से नहीं। ये थायराइड में लंबे टाइम थायराइड रह रहा है, आपका मेटाबॉलिक रेट बहुत डाउन है, आपका वेट भी बढ़ रहा है, तो आप डॉक्टर के साथ लगातार फॉलोअप में हैं, तो वो आपको सप्लीमेंट कभी कैल्शियम भी देंगे, कभी विटामिन डी भी देंगे, कभी B12 भी देंगे। लेकिन पेशेंट क्या है, एक बार टैबलेट लिखवा ली, मेरे तो गोली 50 mg की लगा दी है, तो वो 2-2 साल डॉक्टर के पास फॉलोअप में ही नहीं जा रहे और वो उसी को ले रहे हैं। फिर बोलते हैं कि थायराइड के साथ मेरी लेग्स पेन हो रहे हैं, मेरी बॉडी पेन हो रही है। उन्हें पता ही नहीं कि सप्लीमेंट भी बीच में कोई स्टार्ट करना था। आप फॉलोअप में रह रहे हो तो आपको 3 मंथ्स देंगे, आपको 4 मंथ्स, आप बाद में जब 2-2 साल सारा गड़बड़ करके खत्म करके जाते हो तो वो आप लाइफ टाइम पे आ जाते हो फिर। एग्जैक्टली सो या अवेयरनेस, इसीलिए शायद ये अपना पॉडकास्ट भी शायद कुछ हेल्प करे कि अगर एक टाइप से अवेयरनेस आए लोगों में, लोगों को पता चले। बेसिक सबको पता कि हमें ये चीज नहीं करनी, फिर भी हम करते हैं। तो उसके लिए एक अच्छा अवेयरनेस अगर होगा तो आई गेस ये डिजीजेस हम बहुत हद तक कम कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर जैन। क्या है कि हम लोगों ने जो आज का शूट किया है, डॉक्टर साहब को बहुत बिजी शेड्यूल से मैंने इनके ओपीडी टाइमिंग में बुलाया हुआ है कि ये शूट डॉक्टर साहब आपको जरूर आना है, क्योंकि ये अवेयरनेस बहुत जरूरी है। लाइफस्टाइल डिसऑर्डर आज के दिन हर पर्सन को है, मैं 10 में से 1 को या 10 में से 2 को नहीं कहूंगी, जो हमने चीजें डिस्कस की है 10 में से 10 को कोई ना कोई जरूर है, कुछ ना कुछ जरूर है। तो डॉक्टर साहब का एक बार फिर से थैंक्स, और जरूरत पड़ी तो हम आपको फिर से बुलाएंगे। श्योर। ओके जी, जय श्री बालाजी।